हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मास्टर इजी केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री। इसके हमने यूनिट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमारा पायलट एंड लार्ज स्केल प्रोसेस, इन प्रोसेस कंट्रोल, वैलिडेशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेस, इम्प्योरिटीज ऑफ एपीआई, जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटीज। एंड सेकंड यूनिट देखी थी हमने, इसमें हमारे काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्वेंट्स। अब हम आगे देखने वाले हैं यूनिट थर्ड। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर एक टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में मैकेनिज्म एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, राइट नोट ऑन एरोमेटिक नाइट्रेशन। एरोमेटिक नाइट्रेशन हमारा क्या होता है? एरोमेटिक नाइट्रेशन एक रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग में NO2 नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। इसके रिएजेंट की हम बात करें तो कंसंट्रेशन HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारे जो H2SO4 है वो हमारे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे हम अगर रिएक्शन की बात करें, मान लो ये हमारी एक बेंजीन है, इसमें हमने लिया है HNO3। हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद हमारा बनता है नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन के लिए हमने यहाँ लगा दिया NO2, ये हमारा नाइट्रो बेंजीन हो गया, प्लस हमारा निकल गया H2O बाहर। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, H2SO4 HNO3 में से पानी निकालकर NO2 नाइट्रोनियम आयन बनाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी ये बेंजीन है, हमने इसमें HNO3 जोड़कर हमने इसमें से H2O बाहर निकाल दिया। तो अब हमारी जो नाइट्रो बेंजीन है वो हमारी बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है। और हम अगर इसमें से जो हमारा H है वो हमारे यहाँ से निकल जाता है, वो हमारा H2O बन जाता है। तो हमारा जब यहाँ से H निकलता है, ये हमारा H होता है, ये H होते हैं, तो ये वाला H और ये वाला H और ये हमारा बचा O, तो हमारे ये मिलकर H2O बनाता है। तो हमारे ये बनता है नाइट्रो बेंजीन। इसके हम यूजेस की बात करें तो एक्सप्लोसिव, डाइज, मेडिसिन सब में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रोसेस इक्विपमेंट फॉर टेक्निकल नाइट्रेशन। टेक्निकल नाइट्रेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रेशन में स्पेशल इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो हमारे एक नाइट्रेटर टैंक होता है, कूलिंग सिस्टम होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और हमारा स्टेयर होता है मिक्सिंग के लिए, सेफ्टी सिस्टम होता है। हमारे इसका रीज़न होता है कि रिएक्शन जो होती है वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एन्यूमरेट टाइप्स ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारा क्या होता है? हेलोजिनेशन हमारा एक हेलोजन होता है। हेलोजन से आपको समझते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसका ही एक एडिशन होता है। उसके हम अगर टाइप्स की बात करें तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ यूनिट प्रोसेस। तो हमारा हेलोजिनेशन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमारा जो मैकेनिज्म होता है हेलोजिनेशन का, उसमें हमारे कैटलिस्ट बनते हैं, जैसे FeCl3, FeBr। हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें हमारा बेंजीन,
प्लस में आता है हमारा FeCl3। हमने इधर रिएक्शन कराई FeCl3 से, यहाँ आता हमारा, यहाँ बनता हमारा फ्लोरो, ये हमारा अटैच हो जाता है Cl, तो हमारे यहाँ क्या बचता है FeCl2, तो ये हमारा ये बाहर निकलता है FeCl2। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रोफिल बनता है, फिर हमारा क्लोरीन जो होता है वो हमारा बेंजीन पे अटैक करता है और उसका हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है, फिर हमारे उसमें से ये FeCl2 निकल जाता है। ये जो हमारा FeCl2 निकलता है, हम इसको FeCl कर देते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में हमारी, और यहाँ से हमारा H होता है वो हमारा H मिलाकर HCl निकल जाता है, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन ये होती है, हमारी कैल्शियम क्लोरीन प्लस ये हमारा HCl प्लस FeCl, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, तो हमारा यहाँ फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसके टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो राइट एग्जांपल ऑफ ऑक्साइडिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर हम ऑक्साइडिंग एजेंट की बात करें तो हमारे ऑक्साइडिंग एजेंट होते हैं H2O2, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं H2 और CO। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक ऑक्साइडिंग एजेंट। तो नॉन मेटालिक कौन से होते हैं, हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है, जिसका यूज हमारा ब्लीचिंग के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए होता है। दूसरा आता है हमारा NaOCl, जो हमारा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसका हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन गैस O2, जो हमारा कॉमन ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। मोस्टली हमारा सबसे कॉमन जो होता है हमारा O2 ही होता है, जो हमारा कंबशन के लिए होता है और रेस्पिरेशन के लिए भी होता है। H2O2 हो गया हमारा, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया और हमारा ऑक्सीजन गैस हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन गैस मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हमारा कंबशन और रेस्पिरेशन के लिए होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हमारा NaOCl होता है, जो हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है और ब्लीचिंग के लिए होता है। H2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हमारे ब्लीचिंग के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे ओजोनोलाइसिस में ओजोन क्या होता है हमारा O3, यानी डबल बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ता है। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें, ये हो गया हमारा CH2, ये होता है हमारा एल्कीन। तो एल्कीन में अगर हम इसमें O3 जोड़ दें तो हमारे ये बन जाएगा एल्डिहाइड। कैसे, ये हमने कोई एल्कीन ले लिया, तो हमारा एल्कीन लेने के बाद हमारा बनता है यहाँ CH3CHO, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड ग्रुप HCHO, ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। अब हमारे ये हमारा CH3 CH और CH2 ये हमारा एल्कीन हो गया, और एल्कीन में हमने ओजोन जोड़ दिया
ओजोनाइड हो गया हमारा, तो हमारा निकलता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो इससे हमारा डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा डबल बॉन्ड टूट जाता है। जब कोई एल्कीन डबल बॉन्ड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा डबल बॉन्ड टूट जाता है और रिजल्ट में हमारे एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। इसके यूजेस की बात करें हम तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है। तो हमने पूरा यूनिट 3 कवर कर लिया है। एरोमेटिक नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोनोलाइसिस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए कमेंट करें। एंड हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन देते हैं, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट होता है जो हमारा सेम फेज का सेम स्टेट में होते हैं। जैसे एग्जांपल लिक्विड में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो उसमें हमारी फास्ट रिएक्शन होती है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे इसका सेपरेशन जो होता है वो हमारा बहुत मुश्किल होता है। सो हमने होमोजीनियस देखा, अब हम बात करते हैं कि हेटेरोजीनियस क्या होता है। हेटेरोजीनियस में कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट होता है जो हमारा फेज के डिफरेंट में होते हैं। जैसे सॉलिड कैटलिस्ट एक जगह और दूसरी का होता है हमारा गैस। इसके एडवांटेज हमारे होते हैं कि हमारी जो सेपरेशन होती है वो इजी होती है और रोजलेबल होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो हम इसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द टर्म फर्मेंटेशन विद द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर के अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ग्लूकोज या इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो एरोबिक फर्मेंटेशन होता है जो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और हमारा अनारोबिक जो होता है, हमारा एनोरोबिक जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन के बिना ही होता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा ऑक्सीजन के बिना ही होता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फर्मेंटेशन प्रोडक्शन 3 स्टेज में होता है, जैसे लेबोरेटरी स्केल, पायलट स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होता है वो हमारे लार्ज फर्मेंटर होते हैं। जो हमारे फर्मेंटेशन होती है उसमें हमारे फर्मेंटर्स यूज होते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल स्केल में जो होते हैं वो हमारे लार्ज फर्मेंटर्स जो होते हैं वो हमारे यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीमिंग द प्रोसेस। तो हमारे स्टीमिंग स्टेरिलाइजेशन में हाई टेम्परेचर स्टीम जो हमारा 121 डिग्री यूज होती है, इतना ही हमारा टेम्परेचर यूज होता है। ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इक्विपमेंट जो होता है हमारा वो ऑटोक्लेव से होता है। ऑटोक्लेव तो आपने पढ़ा होगा बी फार्म में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, elaborate the steps involved in the production of streptomycin। तो हमारे इसकी जो स्टेप की बात करें तो हमारे इनोकुलम प्रिपरेशन होती है, फर्मेंटेशन होती है, फिल्ट्रेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है और उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। इसमें हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द यूज ऑफ सिमवस्टिम। तो हमारा सिमवस्टिम क्या होता है वो हमारा सिमुलेशन का यूज होता है। जैसे हमारा प्रोसेस डिजाइन जो होता है उसका प्रोसेस होता है, डिडक्शन होता है, कॉस्ट होता है, और उसके हमारी जो एनालिसिस होती है उसकी में भी हमारा रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट ए नोट ऑन रिएक्शन प्रोग्रेस काइनेटिक एनालिसिस। ये बनता है हमारा 7 मार्क्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में भी काफ़ी बार आया है। तो इसमें रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो हमारी स्टडी की जाती है। स्पीड जो होती है उसके लिए हमारी स्टडी की जाती है। जैसे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो हमारे इसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन,
कैटलिस्ट एंड जो हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस होता है उसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उससे हमारे रिएक्शन का प्रोग्रेस समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेम टू होमोजेनियस कैटलाइज यूज फॉर रिडक्शन। ये भी हमारा 2 मार्क्स में बनता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो कैटलिसिस हाइड्रोजनेशन होता है वो हमारा एल्कीन से होता है। जैसे हमने एल्कीन में H2 जोड़ दिया तो हमारा वो एल्केन बन गया। तो हमारा कैटलिस्ट जो होता है हमारा सेम फेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट नोट ऑन रूट सिलेक्शन। रूट सिलेक्शन क्या होता है? रूट सिलेक्शन का मतलब होता है कि किसी केमिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे सही और सबसे सुरक्षित और इकोनॉमिकल मेथड जो होता है उसको चुनना। यानी एक ही प्रोडक्ट को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट तरीका जो होता है उसको चूज करना हमारा रूट सिलेक्शन होता है। रूट सिलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जिस रूट मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं इसके एक पहला तो हमारा यील्ड होता है, जिस रूट में प्रोडक्ट ज़्यादा बने वही हमारा बेस्ट होता है। दूसरा हमारा होता है कॉस्ट, जिसमें हमारी कितनी लागत लगी है, हमारा रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए और उसमें एनर्जी कम लगे, जो एनर्जी भी कम लगे और हमारी इसमें लागत भी कम लगे। थर्ड आता है उसमें हमारा सेफ्टी, सुरक्षा, यानी हमारे इसकी एक्सप्लोजन या टॉक्सिक रिस्क कम होना चाहिए। फोर्थ आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आसानी से मिलने वाले केमिकल इसमें यूज होने चाहिए। फिफ्थ आता है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो हमारा पोल्यूशन जो होता है उसका कम होना चाहिए। सिक्स आता है हमारा रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा हाई ना हो। इसके नेक्स्ट आता है हमारा टाइम, यानी समय, हमें समय कितना चाहिए रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सके। मान लो हमें अल्कोहल बनाना है तो हमारे उसके 2 रूट्स हैं, जैसे एल्किन हाइड्रेशन और फर्मेंटेशन। हमें इसमें सस्ता चाहिए फर्मेंटेशन और फास्ट चाहिए हमें इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रेशन होता है तो ज़रूरत के हिसाब से हमारा रूट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा उससे हमारा फास्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंस की बात करें हमारे इसमें इंडस्ट्री में हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको प्रॉफिट बढ़ाता है, टाइम भी बचाता है, सेफ्टी मेंटेन करता है और पोल्यूशन भी कम करता है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपेडाइट रूट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रूट। एक्सपेडाइट रूट यानी एक्सपेडाइट रूट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो जल्दी, आसानी से और प्रैक्टिकल हो, यानी मिनिमम स्टेप में प्रोडक्ट मिल जाए। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कम स्टेप होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टेप, यानी रिएक्शन सिंपल हो, फास्ट रिएक्शन के लिए हमारा तेज प्रोसेस हो, टाइम कम लगे। फिर हमारा आता है हमारा हाई यील्ड हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, अच्छा आउटपुट दे, सिंपल कंडीशन हो, टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। एंड हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मतलब इजी ऑपरेशन, यानी ये आसानी से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा लेस साइड रिएक्शन, यानी अनवांटेड प्रोडक्ट कम बने। सो ये देखा हमने एक्सपेडाइट रूट। कॉस्ट इफेक्टिव रूट, कॉस्ट इफेक्टिव रूट क्या होता है हमारा? कॉस्ट इफेक्टिव रूट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कम खर्च से ज़्यादा प्रॉफिट हो, खर्च कम हो और प्रॉफिट उसमें हमारा ज़्यादा हो। इससे हमारा कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारा लो कॉस्ट रॉ मटेरियल, सस्ते केमिकल्स यूज हो, लो एनर्जी कंपक्शन यानी बिजली या हीट कम लगे, हाई यील्ड लॉस कम हो, लेस वेस्ट फॉर्मेशन यानी हमारा उसका वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट कम हो, और रोज वेजल कैटलिस्ट यानी बार बार यूज हो सके ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, लो लेबर कॉस्ट कम मन पावर लगे, इकोनॉमिकल स्केल अप यानी बड़े लेवल पर सस्ता पड़े, यानी हमारी इसमें केमिकल भी यूज हो लेकिन हो सस्ते केमिकल्स, और हमारा जो इसका मतलब वो मिले कोई मतलब बढ़िया सा हमारा वो होगा इसका, तो हमारे वो बड़े लेवल पर सस्ता पड़े, यानी और हमारा जो ये प्रोडक्ट हो वो हमारा अच्छा भी हो। तो हमारा ये प्रोसेस जो होता है हमारा प्रॉफिट हमारा इसमें ज़्यादा होना चाहिए और खर्च इसमें हमारा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट नोट ऑन रीजन सिलेक्शन। ये भी हमारा बनता है 7 मार्क्स में। रीजन सिलेक्शन करते समय हमारे ध्यान रखनी चाहिए चीप हो, इजीली अवेलेबल हो और सेफ हो और हाई यील्ड भी हो। रीजन सिलेक्शन का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सही रीजेंट केमिकल चुनना,
ताकि रिएक्शन जो हमारी सही प्रोडक्ट दे और जल्दी भी हो और सेफ और इकोनॉमिकल भी हो। तो हमारे जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो हमारे रिएक्टिविटी, यानी रिएजेंट इतना रिएक्टिव हो कि रिएक्शन आसानी से हो सके, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी मुश्किल हो जाए। सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी हमारी रिएजेंट सिर्फ डिज़ायर प्रोडक्ट बनाए, साइड रिएक्शन कम हो, उसमें हमारी अवेलेबिलिटी हो, इसमें हमारी रिएजेंट आसानी से मार्केट में मिलना चाहिए। इसमें हमारा कॉस्ट जो होती है हमारी सस्ता होना चाहिए ताकि प्रोसेस इकोनॉमिकल रहे। इसमें हमारी सेफ्टी, टॉक्सिक या एक्सप्लोसिव रिएजेंट कम यूज़ करें ताकि हमारा अच्छे से बन सके और अच्छा से रह सके। उसमें हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पोल्यूशन कम करे और इको फ्रेंडली भी हो। इसके हमारी स्टेबिलिटी की बात करें तो रिएजेंट स्टेबल होना चाहिए ताकि हमारा वो जल्दी ख़राब ना हो। अगर ख़राब जल्दी होगा तो फिर हमारा वो कम बिकेगा, हमारा कम ख़रीदा जाएगा। तो हमारी इसकी रिएक्शन जो होती है उसकी कंडीशन होती है रिएजेंट मिल्ड कंडीशन होती है। तो हमारा इसका टेम्परेचर जो होता है वो हमारा कम हो, उसके हम प्रेशर के में कम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन के लिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारा, और हमारा ये होता है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और H2O2 जो होता है हमारा मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर कंट्रोल रिएक्शन चाहिए तो हमारा H2O2 यूज़ करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन चाहिए तो KMnO4 यूज़ करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारी होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हमारे मिल्ड जो हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा इसका कंट्रोल रिएक्शन होना चाहिए। सो नेक्स्ट यूनिट पर हम आते हैं। मुझे आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यूनिट देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS। ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हमारा काफ़ी बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं MSDS एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें किसी केमिकल की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा केमिकल नेम होता है, इसमें हमारे हेजर्स होते हैं, मतलब खतरे में तो नहीं है, ये हैंडलिंग मेथड होते हैं, स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, इसमें हमारा फर्स्ट एड होता है। इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारी सेफ्टी जो होती है वो इंश्योर करता है और एक्सीडेंट कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एक्सप्लेन टाइप्स हजार्ड विद स्पेशल रेफरेंस केमिकल हजार्ड। तो हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी वर्कर्स और इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए होता है। हमारे इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो केमिकल हजार्ड होता है, फिजिकल हजार्ड होता है, और हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। केमिकल हजार्ड के लिए हमारे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, एक्सप्लोसिव केमिकल्स होते हैं, और कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्कस द फायर हजार्ड इट्स टाइप। फायर हजार्ड क्या होता है, हमारा फायर से हमें पता चल रहा है, फायर किस टाइम में आग लगने के कारण, जो हमारे आग लगने की वजह से होता है। तो हमारे सॉलिड होता है जो हमारे वुड से मतलब लकड़ी से लग जाता है, ये पेपर से लग जाती है। दूसरी होते हैं हमारे लिक्विड यानी हमारे पेट्रोल से लग जाती है। तीसरी होती है हमारी गैस, जो हमारी गैस से लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मेंटेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो हमारा होता है वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। फायर को कंट्रोल करने के लिए हमारे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनसे हमारी आग जो होती है वो हमारी बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेम फ्यू पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। मतलब हमारे कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारी ये हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है, सेफ्टी शूज़ होते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 1800 विद इट्स एडवांटेज। तो हमारे वर्कर सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके हमारे अगर एडवांटेज की बात करें तो एक्सीडेंट कम होते हैं, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी अगर हम अपनी ही हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छे से हम हेलमेट लगाएंगे, ग्लव्स वगैरह पहनेंगे, अच्छे से मास्क लगाएंगे, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके जाएंगे, अपना फेस अच्छे से कवर करके जाएंगे,
तो हमारे वहाँ पे एक्सीडेंट कम होते हैं। अगर बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो भी जाते हैं तो हमारे शरीर, हमारे हेल्थ जो होती है, हमारे सब ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट एक्सेप्टिव एजेंट ऑफ OHSAS 1800। तो OHSAS इसमें हमारे शामिल होते हैं रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी पॉलिसीज होती है, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है। OHSAS जो होता है हमारा, उसका हमारा मेन स्टैंडर्ड होता है जिसमें हमारे एक गाइडलाइन होती है, हमारे जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट को सेफ्टी करता है और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्क प्लेस एक्सीडेंट कम करना, सेफ्टी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना, हेल्थ प्रोटेक्शन करना और लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करना। इसके एलिमेंट्स की हम बात करें तो सेफ्टी पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग और मैनेजमेंट रिव्यू, ये सब होते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो हमारा वर्कर सेफ्टी इंप्रूव होती है, एक्सीडेंट कम होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपनी रेपुटेशन इंप्रूव होती है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ सेविंग सिस्टम है, दूसरा हमारा लीगल कंप्लायंस देता है और तीसरा हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट 1401 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ISO 1401 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लेने के लिए सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसमें हमारा फॉलो कर कंपनीज पॉल्यूशन कंट्रोल करती हैं, एनवायरमेंटल सेफ रखती हैं। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है जिसमें कंपनी अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल करती है। इसमें हमारे शामिल होते हैं जैसे प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एंड हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पॉल्यूशन कम करना, वेस्ट कंट्रोल करना और रिसोर्सेज बचाना, लीगल रूल्स फॉलो करना। इसके अगर हम इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंटल गोल सेट करना, यानी हम प्लान्स इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग को चेक करना और इम्प्रूवमेंट को एक्ट करना। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को हमारे इन्वायरमेंट पॉलिसी बनानी होती है और हमारी इसकी रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी होती है। एडवांटेज की बात करें हमारे इसकी पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, एनर्जी सेविंग होती है, कंपनी इमेज प्रूव होती है और हमारे लीगल जो होते हैं कंप्लायंस वो मिलता है हमारा, और कॉस्ट जो होते हैं हमारे सेविंग्स होती है। इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम इंडस्ट्री में तो हमारे इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। फैक्ट्री वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करती है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस यूज़ करती है। ये सब हमारा ISO 1401 का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्कस द टर्म इन्फ्लुएंस एंड द प्रोसेस इट्स मैनेजमेंट। तो हमारा इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस वो लिक्विड वेस्ट होता है, यानी हमारा गंदा पानी होता है जो हमारे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या हमारे सीवेज सिस्टम से निकलता है। इसमें हो सकते हैं केमिकल्स, हो सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, हो सकते हैं ऑयल, हो सकता है हैवी मटेरियल्स होते हैं। अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें तो हमारे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट होता है, डोमेस्टिक स्वेग इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है कि हमारा जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करके सेफ बनाना ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो। हमारी इसकी कलेक्शन होती है, वेस्ट वाटर जो होता है उसको हमारे पाइपलाइन से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग होती है, बड़े पार्टिकल जो होते हैं हमारे प्लास्टिक होती है या सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको हटाए जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया जाता है, सेडिमेंटेशन यानी गंदे नीचे जो बैठती है गंदगी जो बैठती है उसको हमारे उसे रिमूव किया जाता है। और हमारे उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी होता है जो बैक्टीरिया यूज करके हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन किए जाते हैं। हमारे उससे मेथड होते हैं, एक्टिवेटेड स्लोड प्रोसेस भी होता है, एरिएशन होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हमारे उसका प्यूरिफिकेशन को पूरा फाइन प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और हमारा उसका
डिसइंफेक्शन यानी क्लोरिनेशन भी होता है। और हमारा उसका डिस्पोजल होता है, यानी हमारा ट्रीटेड वाटर जो होता है उसको ट्रीटेड किया जाता है एनवायरनमेंट में रिलीज या रोज इरिगेशन या इंडस्ट्री पे करने के लिए। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो वाटर पोल्यूशन को कम करना, ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट